हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है वाटर रिसोर्सेज। जल संसाधन को हम लोग आपका पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जल संसाधन के विषय में हम लोग आपका बात करेंगे और जल संसाधन को हम लोग आपका एक एक करके आपका देखेंगे कि आपका वाटर रिसोर्सेज है क्या, क्लियर है। और इस पर हम लोग बात भी करेंगे, ठीक है। क्या है, किस तरीके से है, इन सबको हमने एक एक करके गौर करके हम लोग आपका देख लेंगे, ठीक। भारत की नदियां किस प्रकार हैं, क्या क्या चीजें रही हैं, क्या खतरा रहा है, क्या वो सेफ्टी सर पर्पस रहे हैं, वो सारी चीजें आपका रही हैं, ठीक है। प्राचीन भारत में जलीय कृतियां, जो प्राचीन भारत है उस ईसा की 1 शताब्दी से पहले इलाहाबाद के नजदीक एक सिंगवेश्वर गंगा नदी में बाढ़ के जल स्तर को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। यह कैसे बना? एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र जो है वो आपका बना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्र का निर्माण किया गया। कलिंग में उड़ीसा, नागार्जुन कोंडम आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक, कोलमपुर महाराष्ट्र के सबूत हैं। अपने समय में सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट पर एक जल सप्लाई के लिए हौज ए खास का निर्माण कराया। तो अगर आज पूछ ले हौज ए खास का निर्माण किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने। कहां से? तो सीरी का जो आपका किला है या जो आपका सीरी फोर्ट वाला रीजन है, उसमें जल को सप्लाई के लिए ये चीजें बनाई गई थी और उसने करवाया था, क्लियर है। और ये सारी चीजें हमको भी कि भाई आज जो हम लोग वाटर रिजर्वायर देखते हैं और जो हम लोग कृत्रिम झील देखते हैं, तो ये कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास पहले से ही है। आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, अगर आप देखोगे बड़े बड़े झील और बांध बन पाए, क्लियर है। और गिरनार पर भी झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्लियर है। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कह रहे बहते जल को रोकने, दिशा में प्रभाव कम करने, खाड़ी की बांध में आमतौर पर जलाशय, झील जल भरण बनता है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया गया है, ना तो ढांचे से। अधिकतर बांधों को ढीला हिस्सा रखा है जिसके ऊपर अंदर रुक रुक कर जल लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उनके उद्देश्य की ऊंचाई के अनुसार है। संरचना और उनमें प्रयुक्त होने वाले पदार्थ, बांध और लकड़ी के तटबंध के बंधे हैं और पक्के बांध के अलावा उपवर्गों में भी बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांध और मुख्य बांध के नीचे के बांध, मध्य भाग, उस भाग में आपका वो सारी चीजें कैसी हैं, वर्गीकृत है और उनको हम एक एक करके आपका देख लिया। स्वतंत्रता। अब देखिए ऐसा पढ़ते हैं बांध के विषय। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन को कैसे सहायक है। परंपरागत बांध और नदियां और वर्षा के जल को इकट्ठा करने के बाद उसे खेती की सिंचाई के लिए उपलब्ध पाप कराते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं, कह रहे हैं कि जो बांध है वो केवल आजकल केवल सिंचाई के लिए नहीं, अपितु उनका उपयोग विद्युत उत्पादन यानी कि बिजली बनाने, घरेलू सिंचाई वगैरह के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए, जला आपूर्ति के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, मनोरंजन के लिए, उसमें नाव चले यानी कि पर्यटन के लिए, मछली पालन के लिए भी इनके लिए किया जाता है। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल में अनेक उपयोग का समन्वय होता है। उदाहरण के लिए आमतौर पर सतलज व्यास बेसिन भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सिंचाई के दोनों ओर काम आती है। इस प्रकार महानदी बेसिन, हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का भी समन्वय है। तो कैसे हैं ये सारी चीजें एक साथ आपकी स्थिति में पाई जाती है और बाढ़ इसमें बांध के महत्व को बताया।
स्वतंत्रता के बाद भी आपका शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, उपागमन और बहुत आधारित परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनाई गई बाधाओं को पार करके विकसित और आपका समृद्ध करे हैं के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू वर्ग को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में कहा गया है। उनका मानना है कि इन परियोजना के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। ठीक कह रहे हैं कि ये सारे रूप और प्रारूप है जिनके आधार पर विकास का डेवलपमेंट होगा। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कारणों से परीक्षण और विरोध के विषय बन गए। कैसे हो गए? इन सब का जो विषय है, विरोध है, वो आपका बन गए। नदियों पर बांध बनाने, उनका प्रवाह नियंत्रण करने और प्राकृतिक अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट का बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट में जलाशय की तलहटी पर जमा हो जाता है, जिनकी नदी अत्यधिक चट्टानी हो जाती है। नदी जलीय अवसाद और भोजन की कमी हो जाती है और नदी बाढ़ के टुकड़ों में, विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय तत्व की नदी का स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ में बनाए जाने वाले जलाशय को वनस्पति मिट्टी में डुबाया जाता है और कालांतर में अवघटित हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना में बड़े बांध पर नए बाप के पर्यावरण आंदोलन जैसे नदी बचाओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी अभी भी इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय से वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। कह रहे कि आप देखोगे इनका बहुत जगह विरोध हुआ है। जो आपका बहुउद्देशीय परियोजना है वहां पर जो आपके बड़े बांध बने हैं, वो जैसे नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा पर जो हुए उन पर। टिहरी बांध आप जानते हैं कि टिहरी को लेकर जो बांध बना उसका आंदोलन हुआ और उसके मुख्य कारण पता क्या रहा था? वहां का विस्थापन के कारण ही इनका विरोध हुआ, क्योंकि जब बांध बना तो बांध की झील जो बनी, झील के पीछे के गांव डूब गए और डूब जाने के बाद उन लोगों को विस्थापित होना। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उन्हें जमीन, आजीविका, संसाधनों के लगाव और नियंत्रण से बेहतरी के लिए कुर्बान होना पड़ा। इसलिए स्थानीय लोग इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। इन किसको मिला? शायद जमींदारों और बड़े किसानों या उद्योगपति और कुछ स्थानीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीन ही को ले लीजिए, वास्तव में परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं। कैसे हैं वो? ऐसे वास्तव में आपका लाभ उठाते। क्लियर है? ये इनको देखते हैं। सिंचाई के कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जलगहन और वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदा का लवणीय और जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिमाण हो सकता है। कह सकते हैं ये सारे जो गंभीर मसले हैं, ये सारे भी इसके अंतर्गत जो है आपका हो सकते हैं। इसी दौरान अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीन सामाजिक दूरी को बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल गया है। जैसे कि हमने देख सकते हैं कि बांध उसी जाल के अलग थलग अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वालों के बीच संघर्ष है। कुछ उसका उपयोग कर रहे हैं, कुछ उसका विरोध कर रहे हैं, तो लाभ है, उन्हीं के बीच आपस में कैसे कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में संघर्ष है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्र में अधिकांश जल आपूर्ति देने से परेशान किए गए किसानों ने उपद्रव पर उतारू हो गए और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलावा लाभ को बांटने के लिए अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है उनका प्रॉफिट किसको मिले, उसको लेकर बड़े झगड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि बिजली की मांग, खपत, पानी, जलापूर्ति, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब मान लीजिए जैसे कोई बांध बना है और वो कहें कि भैया जो बांध है, ये बांध तो है मान लीजिए किसी राज्य में, ए राज्य में, पैसा लगाया बी राज्य ने, वो कह रहा है कि बिजली सप्लाई आपको 70% मेरे को करनी पड़ेगी, जबकि कह रहा है कि हम सी राज्यों को बेचेंगे महंगी है। कह नहीं, हमने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, इतने साल तक हमको ही दोगे, पैसा हमारा लगा हुआ है, छोड़ दो अपने पानी को, मत दो, आपका पानी नीचे नहीं आना चाहिए, बाढ़ आएगा तो हम दे देंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें
हमको इन सारी चीजों में आपका बड़े आराम से दिखाई भी देता है। चलिए, देख लिया आपने? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। कैसे जातीय लोग हैं, किसान हैं, पर्यावरणविद हैं और मानवाधिकार जो काम करते हैं उनको लामबंद करने वाला है। मूल रूप से शुरू किया गया आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने को है। अब आप बांध बनाएंगे तो जंगल में जो बांध बनेगा उससे पानी में आपका चीजें डूबेंगी। तो पर्यावरणीय मुद्दों को केंद्रित किया है और हाल ही में आंदोलन का लक्ष्य बांध को विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास की सुविधा दिलाना है कि भैया जो लोग विस्थापित हुए उनको उनका घर मिले, पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाए, तब तक वो खड़े रहेंगे। क्लियर है? लोगों ने सोचा है कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। यातनाएं मतलब जो उन्होंने परेशानी, जो दिक्कतें उन्होंने झेली हैं वो कैसा है, वो आपका व्यर्थ नहीं जाएंगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया है और विश्वास किया है कि सिंचाई के साथ मालामाल हो जाएंगे और रिहंद के, अब देखिए सबसे पहले आप देखिए ये बात, हम जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक? तो ये है हमारा सरदार सरोवर बांध, किस नदी पर है? नर्मदा नदी, ठीक? इसकी बात की गई। और ये है आपका टिहरी बांध उत्तराखंड में, जिन बांधों को लेकर बड़ा आंदोलन चला, जिन बांधों को लेकर बड़ी जागरूकता चली। देख लिया? तो आपको सरदार सरोवर बांध क्लियर हुआ आपको, और आपको टिहरी जो डैम है वो भी आपको क्लियर हो गया भिलंगना पर। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्ति उसके द्वारा उद्देश्यों में विफल की जाने पर है। एक विडंबना यह है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए थे उनके जलाशय की तलछटी में जमाव होने से वे बाढ़ आने के कारण बन गए। अधिक वर्षा होने की दशा में बड़े बांध कई बार नियंत्रण में असफल रहे। अपने बाढ़ का होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांध जोड़े गए और जल की वजह से स्थिति वह विकट हो गई। इन बाढ़ों को न केवल जान माल का नुकसान हुआ अपितु वृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय की तलछटी पर जमाव होने का अर्थ यह है कि तलछट में जो एक प्राकृतिक उर्वरक है बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंचता है। भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती जा रही है और यह माना जाता है कि बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक उपयोग जल जनित बीमारियां और फसलों के कीट जनित बीमारियां और प्रदूषण आपका फैलते हैं। कैसे हैं? जल जनित बीमारियां, प्रदूषण, ये सारी चीजें यहाँ क्या है आपकी फैलती, इन चीजों की वजह से। वर्षा जल संग्रहण, बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देश्यीय परियोजना का अलाभप्रद असर उन पर मुद्दों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यर्थ विफल हो सकता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण संसाधन जल संग्रहण ढांचे में पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुण के बारे में गहरा ज्ञान है और स्थानीय परिस्थितियों और उनपे आवश्यकता अनुसार वर्षीय जल, होम जल, नदी जल, बाल संग्रहण अनेक तरीके से विकसित कर रहे हैं और पर्यावरण और पहाड़ी लोगों के मिश्र कुल और अथवा कुल यानी कि पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिका नदियों का धाराओं का रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई है। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान के पीने का जल एकत्रित करने और
छत का जल संग्रहण करने का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ का वाहिका आपकी बड़ी है। शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा का जल एकत्र करने के लिए गड्ढे बनाए गए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले में जैसलमेर में खदीना और अन्य क्षेत्र में जोहड़ इसके उदाहरण है। कह रहे हैं ये कुछ एग्जाम्पल हैं, क्लियर है क्या है, जो इनमें आपको देखने के मिल रहे हैं बाढ़ संरक्षण इत्यादि को लेकर। ठीक, चलिए तो आपने तो देख लिया, क्लियर हुआ वर्षा जल संग्रहण। अब देखिए वर्षा जल संग्रहण के लिए अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल को हमको समझाने का प्रयास किया, लेकिन अगर आप रियल में जल संरक्षण को समझना चाहते हैं तो आप जाइए नॉर्थ ईस्ट, आप जाइए तमिलनाडु, आप जाइए कर्नाटक, केरल, वहां पर वो किस तरीके से जल संरक्षण करते हैं ये हमको समझना चाहिए। क्लियर, हमारे यहाँ क्या है, वर्षा होती है, बहुत ज्यादा होती है और हम वर्षा का जल को यूं ही बहा देते हैं, नालों में वेस्ट होकर अंततः वो किसी नाले समुद्र में जाकर फाइनली किसी बड़ी नदी में या किसी समुद्र वगैरह इत्यादि में फाइनली पहुंच जाता है लास्ट तक। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। क्लियर है। अब देखिए राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र विशेषकर कहां पर, सेमी ड्राई एरिया और ड्राई एरिया में विशेषकर, जैसे बीकानेर वाला रीजन है, फलौदी वाला, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत मतलब भूमि के अंतर्गत क्या है, टैंक अथवा टांका है। टैंक और टांका कहते हैं वहां के राजस्थान की लोकल भाषा। क्लियर है। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना होता है। एक फलौदी का घर मतलब एक घर में 6.1 मीटर का गहरा, 4.27 मीटर लंबा, 2.4 मीटर चौड़ा टांका है। यह टांका सुविकसित छत वर्षा जल का संग्रहण है। यानी कि बारिश हुई, अब देखिए मान लीजिए ये आपकी बारिश हो रही है, ये छत पर पानी गया या यहां गया, इन सबको इन्होंने एक टैंक के माध्यम से, पाइप के माध्यम से, चलो मान लीजिए तो नल है, यहां इसको इकट्ठा कर दिया। अब ये कैसा हो जाएगा, ग्राउंड वाटर हो जाएगा। जो उसमें अशुद्धि होंगी वो क्या होंगी, वो नीचे बैठ जाएंगी। फिर वो क्या करेंगे, इसी को वो अपने पीने के लिए या अपनी आवश्यकताओं के लिए इसी जल का वो क्या करते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार ऐसे हमको देखने के लिए मिले। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप वाटर हार्वेस्टिंग के नए तरीकों को खोजिए। धन्यवाद।